Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity. और आज हम लोग यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका करंट डेंसिटी। देखो आज हम लोग छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। अब ये जो आज का लेक्चर है वो थियोरेटिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से यदि कोई सवाल बनता है तो इसमें छोटे छोटे जो फॉर्मूले निकल के आएंगे, जैसे करंट डेंसिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ऐसे छोटे छोटे से फॉर्मूलाज कुछ निकल के आएंगे जो आपके काम की चीजें हैं। हो सकता है इन पे थियोरेटिकल सवाल बन जाए या फिर हो सकता है इन पे कोई न्यूमेरिकल सवाल बन जाए, बट न्यूमेरिकल बनने की उम्मीद तो थोड़ी बहुत कम ही रहती है, लेकिन थियोरेटिकल में बन जाते हैं कि भैया ये बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एटसेट्रा। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक में करंट डेंसिटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? करंट डेंसिटी। आखिर ये करंट डेंसिटी होती क्या है? तो भैया करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, इसे बोला जाता है करंट डेंसिटी। इसे क्या बोला जाता है? करंट डेंसिटी। मतलब जैसे हम लोग सिंपल सी बात करते हैं, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा होता है, जनरली हमारे पास में ये कॉपर की वायर होती है जिसमें से हम लोग करंट फ्लो के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जैसे ये इसका एक सेक्शन मैंने बनाया, मैंने बोला है इसमें से जो है वो तुम्हारा आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि ए है तो हम लोग बोलेंगे करंट डेंसिटी जे बराबर, करंट डेंसिटी को हम लोग सिंबल यूज करते हैं जे। तो भैया ये जो जे डिफाइन किया गया है, जे डिफाइन किया गया है आई अपॉन ए। जे क्या डिफाइन किया गया है? जे को डिफाइन किया गया है आई अपॉन ए। लेकिन कोई जरूरी है कि भैया हमेशा ही ऐसा कंडक्टर हो? कई बार कैसा हो सकता है कि एक और बात आपको मैं बता दूं कि एरिया जो है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, अब मान के चलो ऐसा हो कि ये जो है हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, करंट और एरिया हैं आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करंट एंड एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन जो है वो करंट के क्या है, परपेंडिकुलर निकल के आ रहा है। लेकिन कोई रियलिटी में कोई ऐसा जरूरी है क्या कि हमेशा ऐसा ही हो? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया कोई एरिया ऐसा हो, ये एरिया की डायरेक्शन हो कुछ इस प्रकार से, और आपका ये करंट यहां, सॉरी, ये थीटा एंगल पर आपका इस प्रकार से आपका क्या हो रहा हो, करंट फ्लो हो रहा हो, और ये एरिया आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू आई अपॉन ए परपेंडिकुलर। मतलब इस केस में यदि मैं बात करूं तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट तो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसके अलोंग जो हम लोग बात कर रहे हैं एरिया वो निकल के आ रहा है ए कॉस थीटा। दिस ए कॉस थीटा इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज कंसिडर्ड एज टू बी परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लोइंग। मतलब आप देखिए ये है, ठीक है, ये वो एरिया है और ये आपका करंट आ रहा है, तो यहां पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, तो वो यहां पर कंसीडर किया गया है। तो जे बराबर आता है आई अपॉन ए कॉस थीटा। बात समझ में आई? इसको जरा थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो आई कैन राइट आई बराबर जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब आपको एक बात याद रखनी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड करंट डेंसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बट द करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहां पर निकल के आता है आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, आपको काम आ सकता है। क्लियर है? अब इसमें और छोटी छोटी सी चीजों की यदि हम लोग बात करें तो बेसिकली देखो करंट डेंसिटी क्या बन के आ रही है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको ध्यान रखना है। एरिया के लिए यदि मैं बात करता हूं तो देखो एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी, इसको समझिए। एरिया के बारे में थोड़ी सी मैं बातें कर रहा हूं। मान के चलो आपके पास में क्या हो रहा है कि एक 1 मीटर रेडियस वाली, ध्यान दीजिए, 1 मीटर रेडियस वाली कोई रिंग है, प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ध्यान से देखिए, 1 मीटर रेडियस वाली एक रिंग है जिसको मैंने एक्स वाई प्लेन में रख दिया है। तो इसका जो एरिया लिखा जाएगा, बताओ एरिया कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर जी एरिया में क्या दिक्कत है, एरिया तो पाई आर स्क्वायर आएगा। तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर
मतलब मैं बोलूंगा पाई मीटर स्क्वायर इज द एरिया। बट ये तो वो बच्चों वाला सवाल हो गया, जूनियर केजी वाला। लेकिन अब यहां पर आपको ध्यान रखिए, यदि मैं आपसे पूछता हूं एरिया वेक्टर कितना लिखा जाएगा, तो आपको एरिया वेक्टर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पाई के कैप। मतलब देखो रिंग आपकी कहां पड़ी है, एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बस यहां पर आपको ऐड करनी है। मतलब आप सिंपल सी बात देखिए कि ए वेक्टर विल बी रिटन एज मॉड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू ए कैप। ये जो ए कैप है ये क्या है, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, बराबर है। ए कैप का मतलब क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, बराबर है। या मैं बोलूं ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मतलब ये ए कैप जो है वो ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो आप सिंपल सी बात को, जैसे ये आपके पास में हथेली है तो इसका जो एरिया होगा ये इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है, ठीक है, नीचे भी है और ऊपर में भी है। लेकिन आपको हमेशा किसी भी एक ही डायरेक्शन को पकड़ते हुए चलना है और उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए चलना है। यदि मैंने ऊपर की डायरेक्शन को एक बार पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाली डायरेक्शन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में यदि कहीं ऐसा सवाल दिखता है तो दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने बोला यदि ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला क्या रहेगा, नेगेटिव रहने वाला है। ये बात समझ में आ गई? आर यू श्योर इनफ? चलो तो ये काम की चीज है। तो यहां पर क्या आएगा, पाई के कैप। के कैप क्यों लिया, क्योंकि देखो एक्स वाई प्लेन में तो आपकी रिंग है और इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस होगी, और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर हम लोग के कैप से लेते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो यहां पर मैंने आपको बता दिया है, जिसकी जरूरत पड़ सकती है, कई बार सवाल डायरेक्टली भी बन सकता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलाज वगैरह मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो कुछ चीजों के बारे में मैं यहां पर बता रहा हूं, कुछ चीजें हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड हैं, तो वो क्या है जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो यहां पर आपके पास में कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q1 और इससे r दूरी पर यदि एक दूसरा चार्ज रखा है Q2, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला होता है KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले पे फोकस करना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या होता है, मैंने बोला एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब जो Q1 Q2 पर लगा रहा है या Q2 Q1 पर लगा रहा है, दैट इज अ KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक पॉइंट समझ में आया? ये पहला फॉर्मूला है मेरे पास में, जहां पर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि सॉल्व करके 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट के बारे में यदि मैं यहां पर बात करता हूं, दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कहीं पर एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है Q, यहां से यदि R दूरी पर यदि मैं जाता हूं तो भैया इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूं मैं, Q चार्ज के कारण R दूरी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब कैसे, एक सिंपल सी बात करता हूं, जैसे आपने मैग्नेट देखी है, मैग्नेट तो देखी होगी ना, तो मैग्नेट के आजू बाजू में क्या है, यदि आप कोई मैग्नेटिक पार्टिकल लेके आते हो तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि मैग्नेट के सराउंड में उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। उसी प्रकार से चार्ज के सराउंडिंग में उसका क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डायरेक्शन वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। अभी यहां पर सिर्फ छोटी छोटी काम की चीजें आ रही हैं, इसके लिए मैंने यहां पर बोल रहा हूं Q यदि चार्ज है तो उससे R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक तीसरा नंबर का एक फॉर्मूला है हमारे पास में, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। मैं नाम लिखा नहीं है ना, यहां पे लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में बन के आ रही है क्या, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके एक टर्मिनोलॉजी बन रही है, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर KQ अपॉन R, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। और चौथा फॉर्मूला होता है रिगार्डिंग, देखो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैं लिख रहा हूं वो भी एक सिंगल चार्ज के कारण लिख रहा हूं। चाहिए तो मैं एक काम कर देता हूं, यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं कि भैया यहां पर यदि ये Q चार्ज है, इससे R दूरी पर यहां पर यदि मैं पूछता हूं कि V कितना है, तो V बराबर KQ अपॉन R होगा। और चौथा फॉर्मूला जो आपको बनेगा
वो होगा कि मान के चलो यहां पर एक Q1 है चार्ज, यहां पर एक Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में R दूरी है, तो इनसे मिलके एक सिस्टम बन गया। वो जो सिस्टम बना है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो सिस्टम बना है तो उसकी क्या होगी, खुद की एक एनर्जी होगी। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाएगा U बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12। R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दोज चार्जेस। चार फॉर्मूले लिखे, चार फॉर्मूले कहां से आए, कैसे आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आए। आपको सिर्फ याद रखना अभी के लिए सिर्फ चार फॉर्मूले, जिनको एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, फिर से जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन रहा है के क्यू अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन रहा है के क्यू अपॉन R, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या है, मैं ये चीजों को बता रहा हूं, बेसिकली क्या है, यहां पर कुछ रिलेशंस की हम लोग बात करते हैं। वो क्या है कि इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करके देखता हूं, Q1 Q2 को भूल जाओ, उसको Q मान लो, एक जैसा मान के चलो अभी थोड़ी देर के लिए, तो इन दोनों में एक रिलेशन बनाओ। तो क्या हो रहा है, देखो यहां पर Q एक्स्ट्रा है, मतलब फोर्स को यदि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना है तो मेरे पास में फॉर्मूला निकल के आएगा F बराबर QE, F बराबर QE फॉर्मूला निकल के आएगा। यदि मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करता हूं, इन दोनों को यदि मैं आपस में रिलेट करता हूं तो देखो क्या फॉर्मूला निकल गया, यहां पे R एक्स्ट्रा है, बराबर है, मतलब E कैन बी रिटन एज V बाई R, बराबर है, मतलब V तो लिख दिया। देखो यहां पर ही मैं सीधा 1 बाई R एक्स्ट्रा डाल दूंगा, या इसमें से R को निकाल के यहां पर लिख दूं के क्यू अपॉन R इंटू 1 बाई R, तो के क्यू अपॉन R का मतलब V हो गया और अपॉन में R आ गया। अच्छा, और एक R देखिए, इन दोनों को यदि मैं रिलेट करता हूं तो U बराबर मुझे क्या मिलेगा, एक Q एक्स्ट्रा है ना U के अंदर में, तो ये आएगा Q इंटू V आ जाएगा। और कुछ रिलेट करना है तो भैया चौथा F और U को रिलेट कर सकते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, F बराबर U अपॉन R, या जो ये चार फॉर्मूले बनके इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे चल के हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, बस छोटी छोटी सी जरूरतें होंगी, उनको हम लोगों को फुलफिल करना है। इसके लिए मैं इस फॉर्मूले को सिर्फ यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उससे ज्यादा मैं यहां पर कुछ भी नहीं बता रहा हूं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि भैया करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स मतलब क्या है। कई लोग बोलेंगे सर अचानक से ये टॉपिक बीच में घुसा, ये टॉपिक के बारे में आपने 5 मिनट चर्चा की, वो भी ज्यादा डिटेल में नहीं करी और थोड़ा सा बता के छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ा है उसको आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा फोकस कीजिए। और गिव द हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर्स, ये फॉर्मूले हैं, आगे लिख लेना है बस, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। कंडक्टर का बेसिक एग्जांपल यदि मैं बात करता हूं तो सबसे बेसिक सा एग्जांपल यदि मैं कंडक्टर के लिए लेता हूं तो वो एग्जांपल हो सकता है मेरा कॉपर। ठीक है, और कॉपर के लिए यदि मैं बात करता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 29, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि आप बात करते हो तो 1s2 2s2 2p6। कई लोग बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, 3s2 3p6 3d10 4s1। बात समझ में आ रही है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है ना, सही है ना। देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 10 28 और 1 29, बराबर है। कॉपर के अंदर में 29 प्रोटॉन्स होंगे, 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो कितना होता है 63.5, बराबर। इसका मतलब क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, 63.5 से क्या मतलब समझते हो, तो इसका मतलब ये है कि भैया 63.5 ग्राम कॉपर इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल कॉपर। क्या ये बात केमिस्ट्री के अंदर में आपकी पढ़ी हुई है। 63.5 ग्राम कॉपर का मतलब है 1 मोल कॉपर। और दूसरी बात आप जानते हो कि भैया जी 1 मोल कॉपर का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कॉपर एटम्स। यस और नो बोलो। 1 मोल कॉपर का मतलब क्या 1 मोल कॉपर के अंदर में इतने एटम्स हैं भाई, 1 मोल कॉपर के अंदर में इतने एटम्स हैं, यस है।
तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग में यदि आपको बताने की कोशिश करता हूं तो वो ये है कि भैया जी 63.5 ग्राम कॉपर के अंदर में, सिंपल सी बात ये है कि भैया 63.5 ग्राम कॉपर के अंदर में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कॉपर के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब यदि आपने 1 ग्राम यदि कॉपर लिया है तो उसमें आएंगे 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 63.5 कॉपर एटम्स। कई लोग बोलेंगे सर फिजिक्स छोड़ के अचानक से केमिस्ट्री कहां से आ गई बीच में, तो कुछ चीजें मेरे को बतानी है, वही है, इसके लिए तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे। अब देखो कहानी पर मैं आ जाता हूं, अपनी वाली मेन कहानी जो हमें बात करनी थी, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं भैया, तो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जाता है। अब मेन बात मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके कारण फ्लो हो रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलते हैं भैया, मोस्टली जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखिए सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैं मान के चलता हूं 4s1 है, तो एक सिंपल सा मतलब ये कह सकता हूं कि मैं कि भैया 1 कॉपर एटम के अंदर में लगभग आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की संभावना बन के आती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनने की संभावना बन के आती है। सर जी आप कैसे कह सकते हो एक फ्री इलेक्ट्रॉन सब में रहेगा, मैं बोलूंगा मैं कह नहीं रहा हूं, मैं बस जैसे एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले रहा हूं। रियलिटी में क्या है, क्या आप एक कॉपर के एटम को स्टडी करोगे क्या, नो यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी अ सिंगल कॉपर एटम, बट यू आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, अ प्रॉपर कंडक्टर वायर होगी जो 5 ग्राम 10 ग्राम पता नहीं कितना ग्राम कॉपर का एक वायर का तार लिया होगा, उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब क्रिस्टल बनता है, जब हमारे पास में क्या होता है, क्रिस्टल बनता है, तो उस क्रिस्टल में वो जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली या टाइटली पैक्ड होते हैं। स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट के अंदर में केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो एससीसी बीसीसी एफसीसी वगैरह, तो वो क्या होता है, एक टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से आया, उस न्यूक्लियस ने प्रोवाइड किया, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसके कारण जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो फ्री हो जाता है, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इन क्रिस्टल, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इन क्रिस्टल। ये क्रिस्टल के अंदर में क्या करता है, घूमते रहता है। बात समझ में आ रही है। अब आप सोचिए मैंने एक कॉपर एटम के लिए यदि एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आप सोचिए 1 ग्राम यदि आपने कॉपर का वायर लिया होता तो इसके अंदर में लगभग देखिए कितने 10 टू द पावर 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में प्रेजेंट हो जाते थे। और ये इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये छोटी है या काफी बड़ी है, तो आप बोलोगे सर जी ये संख्या तो काफी बड़ी है। इसका मतलब ये है कि भैया कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, व्हेन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो भैया करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। कहां से, करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। ये बात समझ में आ रही है, मैंने बोला सही बात है। अब मेनली क्या है कि यदि मैं किसी कंडक्टर के एनालिसिस करना चाहता हूं, किसी कंडक्टर का एनालिसिस करना चाहता हूं, तो मैं बेसिकली मैं बात करता हूं कॉपर के वायर के ऊपर, बराबर है। हम लोग जो स्टडी करेंगे वो किसके ऊपर कर रहे हैं, वायर के ऊपर। अब यहां पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने सोचा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले मैंने सोचा, बराबर है। अब क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जब मैं सोचता हूं तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा। सिंस दिस चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 12 और आपने क्लास 11th की फिजिक्स के अंदर में कुछ तो छोटा मोटा यदि भूला भटका सा याद आ रहा हो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थियरी, ऐसे थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा 3 चैप्टर का एक सेट पड़ा होगा जिसके अंदर काइनेटिक थियरी के अंदर में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है कि भैया एवरी मॉलिक्यूल हैज सम एनर्जी इफ इट इज नॉट एट एब्सोल्यूट जीरो। यदि कोई मॉलिक्यूल एब्सोल्यूट जीरो पर नहीं है तो डेफिनेटली उसके पास में क्या है,
कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मतलब यदि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, ये मैं स्टडी कर रहा हूं एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर जो होता है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन के आसपास मान के चलिए। जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तब इनके पास में कोई एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग रूम टेम्परेचर पर स्टडी कर रहे हैं तो इनके पास में कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी है। अब जिसके पास में एनर्जी होती है उससे चुप बैठा तो नहीं जाता है, वो कुछ ना कुछ उछलकूद करते रहता है। तो भैया जी यहां पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे 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 ऐसे, अब देखो ये सीधा सीधा बनाना चाहिए था लेकिन ठीक है, अब आप समझदार हो। ऐसा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। किसके अंदर में, कंडक्टर के अंदर में, कंडक्टर के अंदर में। ओ ऐसा होगा क्या, मैंने बोला सही बात है, लेकिन यहां पर एक परेशानी और है। अब वो परेशानी क्या है सर जी, कि यदि मैं इलेक्ट्रॉन का एनालिसिस करता हूं तो मेरे को पढ़ने में थोड़ी सी होती है परेशानी। तो हम लोगों ने यहां पर एक अजम्पशन ले लिया, मैंने क्या ले लिया, एक अजम्पशन ले लिया। और ये अजम्पशन क्या है, वी हैव कंसीडर अ चार्ज्ड पार्टिकल, हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया है इनसाइड कंडक्टर, जिसका जो मास है इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है वो भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, बट इट इज पॉजिटिव इन नेचर, मतलब वो क्या है, पॉजिटिव लिया है, ठीक है, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं अभी पॉजिट्रॉन। मतलब मैंने क्या कंसीडर किया है, एक E+ कंसीडर किया है, मतलब इसका जो मास है वो मास है आपका 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, और जो इसका जो चार्ज है वो है आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये मास के हिसाब से देखा जाए तो आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन है, बट चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो अभी आप देखिए, मैंने अब क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को भूल गया और मैंने अब क्या किया, इस कंडक्टर के अंदर में इसके बारे में सोचना चालू किया। तो भैया ये कौन सा दूध का धुला है, ये भी ऐसे 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 चलते हुए ऐसे मूव करेगा। मतलब जो इफेक्ट मैं इलेक्ट्रॉनों पर देख रहा था वही सेम इफेक्ट अब मैं इस पॉजिट्रॉन पर स्टडी कर रहा हूं। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, ये जो हो रहा है बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज थर्मल एजिटेशन। आंदोलन नहीं है, ऊष्मीय आंदोलन। मेनली क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि सिंस आपका जो रूम टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कि इनके पास में कुछ एनर्जी होती है, और इस एनर्जी के कारण क्या होता है कि दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में हर पॉसिबल वेलोसिटी के साथ में चलते हैं। और जब ऐसा कर रहे होते हैं तो भैया ऐसा तो है नहीं, ये कैसी कहानी है कि देखो एक सिंपल सी बात है, हम लोग एक क्लासरूम को अज्यूम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक क्लासरूम को अज्यूम करते हैं और उसके अंदर में एक स्टूडेंट है, एक क्या है, स्टूडेंट है, और उसके पैर में हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके पैरों को बांध दिया, हाथों को बांध दिया, खड़ा कर दिया, और उसको नीचे पैरों में पहिए वाले जूते लगा के उनमें मोटर लगा दी और मोटर चालू कर दी। तो वो क्या होगा, वो अकेले कमरे के अंदर में अकेला स्टूडेंट है, वो घूमता घामता रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसी क्लासरूम के अंदर में इतने सारे स्टूडेंट कंसीडर कर लिए, बहुत सारे स्टूडेंट, देखो कितने हैं, किधर गया, बहुत सारे स्टूडेंट कंसीडर कर लिए। सोच सकते हो 1 ग्राम कॉपर के अंदर में कितना क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो इस बेसिस पर आपको थोड़ा सा सोचना है, इस बेसिस पर कुछ चीजें सोचनी है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये बहुत सारे स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर में, सबके वही पैर बांधे हुए, पैरों में मोटर पहिए वाली पहिए बांध दिए, उनको मोटर से कनेक्ट कर दिया और वो सबको चालू कर दिया। अब क्या होगा, ये दे धड़ाधड़ टक्करें होंगी, बराबर है, लेकिन कोई भी किसी का भी मूवमेंट आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखो यहां पर क्या होता है कि हम फिजिकली मैं देखता हूं, ऐसा जो मैं एग्जांपल आपको बोल रहा हूं, तो उसमें आप पाओगे कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं दूर चला जा चुका है, कहीं ना कहीं दूर चला जा चुका है। लेकिन अभी यहां पर समझिए क्या हो रहा है कि यहां पर एक अजम्पशन और आ जाता है। वो अजम्पशन ये होता है कि भैया इनकी जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल
एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आती है वो 0 निकल के आती है। मतलब होता ये है कि भैया ये टक्कर बक्कर सब हो जाती है, घूम घाम के आता है, लेकिन यदि हम लोग समय को कंसीडर करें तो वापस से वहीं पर रहता है, तो एवरेज 0 आता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। ओके सर जी, हमने ये वाली बात कंसीडर कर ली। तो अब क्या करना है आपको, तो मैंने बोला अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, इसी कंडक्टर के अंदर में, ठीक है, इसी कंडक्टर के अंदर में मैंने क्या किया, हाँ, अब इस कंडक्टर के अंदर में जो मैं इस पर चर्चा कर रहा था, इस पर मैंने क्या किया कि भैया इस वाली साइड को हम लोगों ने कर दिया पॉजिटिवली चार्ज। कैसे किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, बस कैसे तो भी करके, और इस पर क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो यहां पर प्लस क्यू चार्ज लगा दिया, यहां पर माइनस क्यू चार्ज लगा दिया, समहाउ कैसे तो भी करके मैंने ऐसा कर दिया। ऐसे करने से क्या हुआ कि भैया जी, ऐसा करने से हुआ ये कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल रहा हूं कि भैया जी देखो, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपके पास में बन चुका है। क्या आ चुका है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या हो रहा है कि आपके पास में चार्ज पार्टिकल है। इसकी कहानी ये होती है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, when a charge particle is placed in electric field, then it experiences a force, और वो जो फोर्स लिखा जाता है वो लिखा जाता है F वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर। ये कितना लिखा जाता है, F वेक्टर बराबर लिखा जाता है Q इंटू E वेक्टर। Q इंटू ई वेक्टर यहां पर आपने लिख दिया फोर्स। क्या लिख दिया, फोर्स। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने इसलिए पॉजिटिव कंसीडर किया। इसका मतलब क्या है, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो मैंने क्या बोला, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या आती है, सेम आती है। क्या बोला मैंने, चार्ज यदि पॉजिटिव है तो भैया इस पर लगने वाला फोर्स जो है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम हो रही है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहां पर फिर से आ जाइए उसी कहानी के ऊपर लौट के। तो भैया देखो, पहले क्या हो रहा था, ये ऐसे 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 सब जगह घूम रहा था, लेकिन क्या हो रहा है ना, अब है ना, ये थोड़ा सा है ना, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इधर में भी थोड़ा सा चलने लगेगा। बात समझ में आ रही है, मतलब ध्यान से समझिए क्या हो रहा है कि मतलब वो थर्मल एजिटेशन के कारण जो उसकी रैंडम मोशन हो रही थी वो तो हो ही रही थी, बट वो जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण उसको है ना थोड़ा सा पुश मिल रहा है। मतलब देखो, वो ऐसे तो भाग रहा है, मतलब आप एक बात समझिए, जैसे आपने कभी पहाड़ों के अंदर में यदि बाइक चलाई हो, पहाड़ों के अंदर में यदि बाइक चलाई हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक साइड से बहुत ही तेज हवा आती है जो आपको दूसरी साइड में धकेलने की कोशिश करती है, बराबर है। तो ऐसा ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां पे बहुत ही मोटा वाला पंखा लगा दिया जो बहुत तेज स्पीड से क्या कर रहा है, हवा फेंक रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये तो रैंडमली घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, लेकिन उस पंखे की हवा के कारण क्या होगा, थोड़ा सा उसमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। और किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में ये हवा चल रही है, जिस डायरेक्शन में क्या आ रही है, हवा चल रही है। आपने मूवीज में देखा होगा हीरोइनों के वो बड़े बड़े से पंखे लगाते हैं जिसके कारण वो जो आप जो एक्चुअल में देखते हो तो आपको लगता है हीरोइन के बाल उड़ रहे हैं। तो वो उड़ते क्यों है, वो नीचे से वो क्या बोलते हैं, आपने वो ब्लोअर नाम सुना है, ब्लोअर, वो ब्लोअर लेके खड़ा होता है, वो नीचे से हवा दे रहा रहता है जिससे हवे बाल उड़ते हैं। ठीक है, हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना है, हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है। तो सवाल ये होता है कि ऐसा मतलब इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि भैया जी देखो, जो आपका इलेक्ट्रॉन है ऐसा 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 जाके यहां पर खत्म हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, पॉजिट्रॉन। अब क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि ये यहां से तो चला, लेकिन देखो यहां पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, इस पे ये इस बार यहां पहुंच गया।
क्या हो गया, ये थोड़ा सा यहां पर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थोड़ा सा यहां पर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बराबर है। अब यहां पर एक बात को और समझिए, यदि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किसके कारण आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट आया बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स, और फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर एक एक्सेलरेशन भी आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, एक एक्सेलरेशन भी आ रहा है। और ये जो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा वो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो देखो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, मास, इसका जो मास लिया था ना, इसका मास किसके बराबर लिए थे, इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो भैया इस पर आएगा Q E अपॉन M। इस एक्सेलरेशन के कारण ये यहां पर ऐसा थोड़ा सा सरका, ये यहां पर थोड़ा सा क्या हुआ, सरका। अब ये जो सरका है यहां पर, तो इस सरकने के कारण इस डिस्टेंस को बोला जाता है, ये जो डिस्टेंस निकल के आ रही है इसे बोला जाता है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, जिसे हम लोग लैम्बडा कहेंगे। और इसमें जो लगने वाला टाइम है इसे बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से, TAU, टाउ, ताऊ, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। यू आर फ्री टू स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। अब देखो क्या हो रहा है, बेसिकली देखो इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, बराबर। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने के कारण क्या हो रहा है कि इनमें क्या आया, मूवमेंट आया। तो भैया जी मैं जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी है वो कह सकता हूं V फाइनल बराबर क्या होता है, U इनिशियल प्लस का A इंटू टी। तो भैया जी मैंने क्या बोल दिया, इसको जरा सा एडजस्ट कर दिया तो मेरे पास में बन जाएगा V बराबर का U प्लस AT। मैंने दो बार एक ही चीज को लिख दिया ना, चलो ठीक है। तो V बराबर आएगा, ये तो 0 था, एक्सेलरेशन कितना था आपके पास में, E अपॉन एम, E अपॉन एम इंटू टी। किसी समय टी पर यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं। देखो अभी के लिए मैं टी लिख रहा हूं, इसको आगे चल के मैं एडजस्ट करने वाला हूं। अब सुनिए क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये जो पॉजिट्रॉन है, इनके पास में क्या आ रही है, एक वेलोसिटी निकल के आ रही है, और इस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां पर जो चार्ज कैरियर्स हैं दे आर गेटिंग ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान सुनिए, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आर गेटिंग ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस वो जो वेलोसिटी जिससे वो सरक रहे हैं, देखो ओवरऑल कहानी ये तो है ना यार, क्या कहानी है कि भैया देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आया, कुछ टाइम के अंदर में आया, तो मतलब क्या है, कुछ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब यार वेलोसिटी का बराबर क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। कुछ डिस्प्लेसमेंट है कुछ टाइम है तो वेलोसिटी है, मतलब ये कुछ तो भी वेलोसिटी होगी ना भैया, सर के यहाँ पे दी। तो इनिशियली तो ये रेस्ट पर था ना, इनिशियली तो क्या है, रेस्ट पर था, मतलब क्या एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वो रेस्ट पर की कहानी बन रही, अदरवाइज तो वो घूम ही रहे। ओ थोड़ा सा फास्ट हो गया, फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि भैया इनिशियली जो मैं रेस्ट मान रहा हूं ना, ये इनिशियल वेलोसिटी 0, वो क्या है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है, मतलब वो रेस्ट पर नहीं है वास्तविकता में। वास्तविकता में तो वो चल ही रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, वो जो पंखा लगाया था जिसके कारण तेज हवा चल रही थी, उस तेज हवा के कारण वो थोड़े से मूव कर रहे थे, और इसके कारण हमारे पास में कुछ तो भी वेलोसिटी निकल के आएगी, और इसे बोला जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन के आएगी VD बराबर E अपॉन एम इंटू टाउ, E अपॉन एम इंटू टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान रखना ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। अब कहानी को जरा हम लोग आगे फिर से बढ़ाते हैं। अब जब मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं, देखो कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है, बोरिंग हो सकती है, हर किसी का देखने का नजरिया है। अब किसी को कोई मूवी अच्छी लगती है, किसी को कोई बुरी लगती है। यदि आज के जमाने में बैठ के यदि शोले मूवी देखी जाए या डॉन मूवी देखी जाए तो आपके नया नजरिया बोलेगा क्या फालतू पिक्चर लगा दी है, और यही किसी पुराने आदमी से पूछोगे तो क्या बोलेगा, क्या लीजेंडरी पिक्चर है। बात समझ में आ रही है। तो वही कहानी है यहाँ पर। तो हो सकता है किसी को देखने में अच्छा लगे, किसी को थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार बोरियत सी चीज हो गई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, आपके काम की चीज यही है भैया। देखो क्या फॉर्मूला, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल बन सकता है, बनेगा ही ये गारंटी नहीं है, बट इस पे सवाल बनेगा तो ये आपको करते आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब देखो कहानी को हम लोग जब आगे बढ़ा रहे हैं
तो एक बात बताओ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो कहानी समझाई वो किसके लिए समझाई थी? तो मैंने कहानी समझाई थी आपको एक अकेले पॉजिट्रॉन के कारण। लेकिन एक बात बताओ, एक अकेले पॉजिट्रॉन के कारण कहानी पढ़ के क्या फायदा? ओवरऑल कहानी तो सोची कि यार यहां पे यदि मैंने एक छोटा सा ये क्रॉस सेक्शन मान लिया तो यार यहां पे तो ये बहुत सारे, ये एक काम करता हूं, ई प्लस लिख लेता हूं। अब यहां पे तो गुड़मुड़ हो गई ई प्लस में, बात समझ आ रही है? तो ये क्या होगा, ये थोड़े से आगे सरकेंगे, दे आर गेटिंग ड्रिफ्टेड, यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जब ये ड्रिफ्ट करेंगे तो भैया क्या होगा कि मैंने कंसीडर किया कि एक टाइम कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसे मैंने कंसीडर कर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने मान लिया ए। ठीक है, मैंने मान लिया ए, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे मैंने मान लिया डेल्टा एक्स, और इसमें जो लगने वाला जो टाइम है इसे मैंने मान लिया डेल्टा टी। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, यहां से लेकर के यहां तक की कहानी को मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल क्या बोल रहा हूं मैं, ऊपर का आपको डेल्टा एक्स नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, पर ध्यान रखिए मैंने यहां पर एक लाइन खींच रही है, आपको लाइन तो दिख रही होगी, वो डेल्टा एक्स है। तो मैंने बोला कि भैया देखो, ये दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ड्रिफ्टेड विद दिस वेलोसिटी, ये सब वेलोसिटी से चल रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, और यदि इस वेलोसिटी से ये चल रहे हैं तो ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स है। तो भैया देखो, टाइम के अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट कर सकता हूं और मैं आपका मीन फ्री पाथ बना सकता हूं। मैंने बोला ठीक है। अब हम लोग यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी कंसीडर करते हैं। मैंने बोला लेट से टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम को मैंने मान लिया n। ये क्या क्वांटिटी मान ली मैंने? स्मॉल n। ध्यान रखना मैंने स्मॉल n लिखा है, ABCD आती है ना, छोटा n बड़ा n कैसे बनता है। मैंने बोला ठीक है। तो एक बात बताइए, यदि मैंने इतना बोल दिया तो यहां पर बताइए इतने वाले सेक्शन में जो ड्रिफ्ट हुए हैं इनके बारे में यदि मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यदि मैं इसे मान लेता हूं, मान के चलो कैपिटल N, तो यार ये कैपिटल N क्या लिखा जाएगा? कैपिटल N लिखा जाएगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो यार ये जो n निकल के आएगा वो निकल के आएगा स्मॉल n इंटू वी, क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन into this distance is what? delta x। this distance is what? delta x। लेकिन डेल्टा x क्या है? डेल्टा x is the distance। तो एक बात बताइए, डेल्टा x जो डिस्टेंस है वो किससे निकालोगे? तो आप निकालोगे ये सारे जो है वो vd से चल रहे हैं, तो आप बोलोगे डेल्टा x बराबर आएगा vd इंटू डेल्टा t। लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए क्या लिख रहा हूं? डेल्टा t। तो आपके पास में कहानी बन के आ गई na vd इंटू डेल्टा टी। एन बराबर आ गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम। क्या ये बात समझ में आ गई? सर जी हम लोग इससे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो भैया जी मैं यहां से आपको करंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, यहां पर एक बार फिर से आइए, फिर से आने के बाद में मैंने क्या बोला, यहां से लेकर के यहां तक में जो चार्ज पास हुआ है वो डेल्टा क्यू मान लेता हूं। वो क्या मान लेता हूं? डेल्टा क्यू। मैंने बोला कि यार यहां से लेकर के यहां तक डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया है, तो हमारा जो एवरेज करंट लिखा जाएगा, एवरेज करंट वो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। क्या ये बात तो सही है ना कि इसमें कोई परेशानी है? आई डोंट थिंक सो कि यार इसमें कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। तो बताओ चार्ज कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने बोला चार्ज का मतलब होगा, देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ध्यान से देखिए डेफिनेशंस को मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इनटू चार्ज ऑफ सिंगल चार्ज कैरियर। एक अकेले चार्ज कैरियर के चार्ज से मैंने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। क्या मैंने बोला
कि यार एक पेन की कीमत 2 रुपए और एक पैकेट में 20 पेन है, तो टोटल कीमत कितनी आएगी? 2 × 20। बात समझ में आ रही? वही है। तो मैंने बोला यार यहां पर बनेगा डेल्टा क्यू बराबर कैपिटल एन इंटू इसका अकेले का चार्ज कितना आया? ई। कितना आया? ई। कितना आया? ई। मैंने माना हुआ था ना, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर यदि मैं दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर एन इंटू ई अपॉन डेल्टा टी। सर जी इससे क्या फायदा होगा? तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को क्या लिखा जा सकता है? तो भैया जी इसको लिखा जा सकता है आई एवरेज बराबर ई अपॉन डेल्टा टी इंटू, अब कैपिटल एन का क्या वैल्यू निकल के आई थी, इसको लिख दीजिए यहां पे एन ए वी डी डेल्टा टी, तो आपने लिख दिया एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी। बात समझ में आई? डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म हो जाएगा तो आई एवरेज आपके पास में निकल के आएगा एन ई ए वी डी। ये एक आपके पास में करंट का फॉर्मूला निकल के आएगा जो आपको याद रखना है। अगेन इस पर सवाल बन सकता है। आई एवरेज एन ई ए वी डी, आई एवरेज एन ई ए वी डी। बात समझ में आई है? बोलो यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। ओके ओके ओके। अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? देखो रिलेशन है पूरा। वीडी बराबर आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया था? ई अपॉन एम इंटू टाउ आया था कि नहीं आया था? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं तो क्या निकल के आएगा बताओ? आपके पास में बन के आ रहा है, देखो सीक्वेंस है एकदम झक्कास। एन ई ए और वीडी की जगह आपने रख दिया ई अपॉन एम इंटू टाउ बराबर एन ई ए वीडी, और ये ई अपॉन एम इंटू टाउ रख दिया। कुछ रह तो नहीं गया, पहले फटाफट इसको देख लो। एन ई ए वीडी की जगह ई अपॉन एम इंटू टाउ रख दिया तो यहां से देखिए ये क्या बनते हुए नजर आ रहा है? तो भैया जी ये बनते हुए नजर आ रहा है आई एवरेज बराबर एन ई स्क्वायर ए ई अपॉन एम इंटू टाउ। यस और नो? मैंने बोला ये वाली बात भी सही है, समझ में तो आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बातें तो हम लोगों को समझ में आ रही हैं। अब देखो वो कहानी क्या है सर, यहां तक आ गए। अब देखो ये बताता हूं मैं कुछ चीजें और, वो क्या है? देखो मेनली क्या है, जब ये यहां पर ऐसे सरकेंगे तो यार पीछे से चार्ज इनको धक्का दे रहे होंगे तभी तो ऐसा हुआ होगा। मतलब ये चार्ज इन्हें धक्का दिया, आगे सरके आगे सरके आगे सरके, तो ये कहानी तो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। ये कहानी तो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस, ये वाली कहानी थोड़ी देर के बाद में बचेगी ही नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं बच रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बात बोलो, मैंने क्या बोला? ये यहां पर ये क्यों सरके? क्योंकि मैंने क्या किया, कॉर्नर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा दिए। लेकिन ये चार्ज लगाने से हुआ क्या कि भैया इतना तो ये सरक गया। ये कहानी तो मैंने पढ़ ली, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये जिंदगी भर फ्लो होते रहेंगे क्या? नहीं, ये तो कहानी थोड़ी देर आगे सरकेगी, उसके बाद में खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां के कंडक्टर आपके यहां पे पहुंच जाएंगे और इसके आगे जाने के लिए कहीं जगह है भी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहां तक जो आया है उसको रहने दीजिए, चीजें चलती जाएंगी देखो साथ में। फिर मैं बोलूंगा कि यार यहां से आ रहा है ये पॉइंट, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि इस कंडक्टर को कंटिन्यूअसली यहां पर पॉजिटिव चार्ज मिलता रहे और यहां पर नेगेटिव चार्ज मिलता रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बैटरी। ठीक है, ये क्या है? बैटरी, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है। और इसका मतलब ये है कि भैया जी देखो, वो जो कहानी खत्म हो रही थी, इस कहानी को ये वापस से बनाएगा। कैसे बनाएगा कि इसके कारण यहां पर जो पॉजिटिव चार्जेस बन रहे हैं और यहां पर जो नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं, इनके कारण यहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपका परमानेंट सेटअप हो चुका है। ये यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया है। अब क्या होगा?
अब देखो कहानी को और पढ़िए आगे क्या हो रहा है। देखो इंटरेस्टिंग कहानी लग रही होगी, हो सकता है कई लोग बोर होने लग गए हो, तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आपको एक काम करना है, मोबाइल लो, सर पे मारो, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो क्या हुआ, ये जो कंडक्टर सरक रहे थे वो वापस से क्या हो जाएगा, इनको यहां पर क्या मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा। मैं आगे चल के यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा बैटरी के रिगार्डिंग। अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मेनली क्या हो रहा है कि यहां से जो है वो E प्लस चल रहा है और E प्लस जो है वो आगे इनको सरका रहा है। E प्लस इज गेटिंग द एनर्जी। कहां से मिल रही है एनर्जी, तो बैटरी। एक बात ध्यान रख लेना, एक छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे बस रिकॉलिंग के लिए बता दिया। बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट, चार्जेज नहीं, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी। यहां पर देख के ऐसा लगता है कि बैटरी चार्जेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन क्या है, ये वही चार्जेज हैं। देखो ये चार्जेज प्रोवाइड नहीं कर रही है बैटरी क्या कर रही है, उन चार्जेज को एनर्जी दे रही है ताकि ये आगे सरक सकें और घूम पे वापस से चार्ज यहीं से लौट के वापस यहीं पे आ रहा है। मतलब वो जो चार्ज कैरियर जो पहले जितने थे उतने ही अब भी रहने वाले, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? ओके सर जी, ये कहानी जो चल रही है वो उसका कुछ तो भी सिग्निफिकेंस वगैरह होगा। मैं बोला हाँ थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है। देखो क्या हो रहा है, क्योंकि ये कहानी मैंने अचानक से बीच में क्यों बताई, तो मैंने बोला यार ये कहानी करंट कब तक फ्लो होता रहेगा, जिंदगी भर थोड़ी फ्लो होता रहेगा, क्योंकि वो जो चार्ज कैरियर हो तो खत्म हो जाएंगे, सरक जाएंगे एक बार। भैया यहाँ के कैरियर यहाँ पे हो गए, सरक गए, खत्म कहानी। लेकिन क्या हमें कंटिन्यूस चार्ज सप्लाई मिल रही है? तो बेसिकली देखो चार्ज सप्लाई कंटिन्यूस की बात नहीं है। क्या हो रहा है, कहानी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले एक दो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मान के चलो इस इक्वेशन के अंदर में मैंने एरिया से डिवाइड किया, तो आपके पास में मिल जाएगा आई एवरेज अपॉन ए बराबर एनी स्क्वायर ए ई अपॉन एम इंटू टाउ और अपॉन में एरिया। तो अपॉन में एरिया जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया एरिया कैंसिल आ जाएगा और आई एवरेज अपॉन ए मतलब क्या बनाएगा, करंट डेंसिटी। तो भैया जी करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला आएगा, एनी स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टाउ। एनी स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टाउ इज वन मोर फॉर्मूला। अब यहां से हम लोग जरा इसको एडजस्ट करके लिखते हैं, एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। ये एक फॉर्मूला मैंने यहां पर बना लिया है। ये क्या बना लिया है, फॉर्मूला एक मैंने यहां पर बना लिया है, जो किसके काम आएगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब आप यदि बुकलेट वगैरह नोट्स वगैरह देखोगे तो कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है कि दिस टर्मिनोलॉजी, इसे बोला जाता है सिग्मा। इसे क्या बोला जाता है, सिग्मा बोला जाता है, जो क्या होता है आपका कंडक्टेंस। लेकिन ये आ कहां से रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं, तो भैया करंट का फॉर्मूला ध्यान रखना। क्या है करंट का फॉर्मूला, करंट के फॉर्मूले से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। I बराबर है एन ई स्क्वायर ए ई अपॉन एम इंटू टाउ, बराबर है एन ई स्क्वायर ए ई अपॉन एम इंटू टाउ। मैंने बोला सही बात है। अब जरा एक कुछ फॉर्मूले को रिकॉल कीजिए। V बराबर आपके पास में हुआ करता था के क्यू अपॉन आर और E बराबर हुआ करता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E बराबर बन के आता था V बाई आर, बराबर है। E बराबर क्या बन के आता था, V बाई आर बन के आ रहा था। यस और नो, बराबर है, यस और नो। E बराबर V बाई आर है। तो मैंने क्या किया, यहां पर ध्यान से देखिए, हाँ देखो यहां पर मुझे E दिख रहा है। अब इस E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर है। इस E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्या उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर चर्चा चल रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लाया जा रहा है, V वोल्ट की बैटरी से। मतलब देखो कहानी को फिर से रिकॉल करवाता हूं। देखो पहले मैंने क्या किया था, यहां पर चार्जेस लगा दिए थे, लेकिन मुझे एक बात पता लगी, ये तो खत्म हो जाएगा ना बाद में, तो इसके लिए कंटिन्यूअस हो ये प्रोसेस, इसके लिए मैंने क्या किया, V वोल्ट की एक बैटरी लगाई, जिससे ये प्रोसेस कंटिन्यू हुई। तो ये जो E बराबर आएगा, ये E और V का जो रिलेशन आएगा वो किस प्रकार से आएगा, तो मैंने बोला यार इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L कंसीडर कर लेता हूं। ऐसा थोड़ी कि अनंत लंबे कंडक्टर तक हम लोग पढ़ेंगे, नहीं, एक फिक्स लेंथ के कंडक्टर तक यदि मैं पढ़ता हूं तो भैया जी यहां पर कहानी निकल के आती है कि E को लिखा जा सकता है V बाई L। तो I बराबर आ रहा है एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम, यहां पर टाउ और E की जगह लिख दिया V बाई L, कोई परेशानी है।
आई डोंट थिंक सो कोई परेशानी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, जूनियर क्लासेस का एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा, V बराबर आई आर, तो V अपॉन आई बराबर आर, V अपॉन आई बराबर आर होता है, यस और नो? तो यहां से देखिए मैं क्या करता हूं, आई को इधर डालता हूं, बाकी चीजों को इधर लेके आता हूं, तो V बाई आई बराबर स्मॉल m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ध्यान से देखिए, अरे m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ओके, एक बात बताओ ये क्या है? अरे तेरी लाइन थोड़ी सरक गई, बताओ ये क्या है? ये है ओम्स लॉ। ये क्या है? ये है ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बाई आर इज इक्वल्स टू आर। आर का मतलब क्या? कांस्टेंट। बेसिकली ओम का नियम कहता है, ओम्स लॉ सेज दैट, क्या कहता है? I प्रोपोर्शनल टू V एंड V बाई आई बराबर कांस्टेंट। यस और नो? क्या कहता है? V बाई आई बराबर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कितना होना चाहिए? R होना चाहिए। कितना होना चाहिए? R। इसका मतलब क्या ये चीज R के बराबर आएगी? ये चीज किसके बराबर आएगी? R के बराबर आएगी, और इस R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो मतलब आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ रहा है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। बात समझ में आ रही है? m एन ई स्क्वायर टाउ, सॉरी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। और एक बात बताइए, R का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, रो एल अपॉन ए होता है। यदि मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं, तो क्या ये वाली जो चीज है इसे मैं रो बोल सकता हूं? रो, और इसका मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां से आपके सामने एक और ताजा ताजा फॉर्मूला निकल के आया, वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या निकल के आया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो बराबर m अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ, एन ई स्क्वायर टाओ। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या ये सारी चीजें कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर? तो मैंने बोला बिल्कुल सारी चीजें क्या हैं? कांस्टेंट है। और एक और बात, ये जो मैंने बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई? ओम मीटर। क्या निकल के आ रही है? ओम मीटर। तो इसका यदि मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो उसे बोला जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर इसे हम लोग कंडक्टिविटी भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कंडक्टिविटी। बराबर है। तो ये कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। तो भैया जी ये सिग्मा बराबर होता है 1 बाई रो, मतलब सिग्मा बराबर आएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। क्या ये बात समझ में आ गई? सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। यही बात मैंने यहां पर डायरेक्टली लिखी थी, कहीं तो लिखी थी मैंने, कहां गई? देखो कहां, कहीं तो लिखी थी मैंने, देखो ये रहा सिग्मा। तो मैंने क्या वर्ड यूज बोला था? मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला था, कंडक्टिविटी बोला था, कि कुछ और ही बोल गया था? यदि कुछ और बोल भी गया होऊंगा तो भैया यहां पर करेक्शन कर दो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है। बात समझ में आ रही है? सो ये कहानी आप लोगों को कितने हद तक समझ में आई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे रिलेशन। अब देखो ये जो छोटे छोटे जो फॉर्मूले बन रहे हैं ना तमाम, वो ऑल दी फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पे डायरेक्टली सवाल बन जाता है, इन पे डायरेक्टली सवाल बन जाता है। सो ये कहानी होती है, ये सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं। इसके बाद में एक और लास्ट टर्मिनोलॉजी में यहां पर आपको डिफाइन करना चाहूंगा, वो कहलाती है मोबिलिटी। क्या कहलाती है? मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है? कि भैया कितना कोई चल सकता है। मतलब बेसिकली क्या है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर में जो चार्ज कैरियर्स है, उनके चलने के कारण ही तो आपका करंट फ्लो होता है। तो इसी को हम लोगों ने यहां पर डिफाइन किया है, मोबिलिटी को म्यू से डिफाइन किया गया है, और ये म्यू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी होती है मोबिलिटी। ये क्या होती है? आपकी मोबिलिटी। अब यदि आपको सारे फॉर्मूले आते हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
मतलब कैसे, एक बात बताओ, वीडी का फॉर्मूला क्या है, ई अपॉन एम इंटू टाउ, तो आपने लिखना है म्यू बराबर ई अपॉन एम इंटू टाउ अपॉन, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज लिख दीजिए, तो ये कट जाएगा, तो म्यू का फॉर्मूला आएगा ई टाउ बाई एम। मतलब ओवरऑल देखिए ये जो सारी कहानी है, मोबिलिटी जो है वो रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं कर रही है, बैटरी कितनी लगाई है उस पर डिपेंड नहीं कर रही, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है। पीछे आ जाओ, पीछे वाली कहानी में सिग्मा भी है, देखो एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो टाउ पर डिपेंड कर रहा है, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी टाउ पर डिपेंड कर रहा है। आगे यदि हम लोग बात करते हैं यहां पर और कौन सा फॉर्मूला है, देखो आर का फॉर्मूला बन रहा है एल ए और टाउ पर डिपेंड करेगा। टाउ की डिपेंडेंसी हमको इतनी ज्यादा पढ़नी नहीं है, लेकिन कहीं एक आधा पॉइंट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर आप समझ लीजिए कि भैया ये पूरी कहानी यहां पर बन के आती है। इसको मैं 5 मिनट के अंदर में समराइज करने की कोशिश करता हूं, क्यों, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ाया है वो जरूर ही क्या होगा लास्ट में निकलेगा सर के ऊपर से, तो हम लोग इसको फटाफट समराइज करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जिसका एरिया के साथ में रिलेशन है जे बराबर आई ए या आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यदि आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई बराबर जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यदि हमारे पास में कोई छोटा वेक्टर है तो वहां से एरिया और इसका इंटीग्रेशन करके भी करंट कैलकुलेट किया जा सकता है। एक सवाल कराया एरिया का वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। आगे बढ़ा मैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का तो सर आपने कहीं यूज किया नहीं, आगे मैं यूज भी करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 4 फॉर्मूले, इनके आपस के रिलेशन, क्यों, देखो ये वाला E बराबर V बाई आर काम में आया, F बराबर QE काम में आया, ये काम में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मैंने कॉपर के बारे में बताया, तो ये वाली जो सारी कहानी बताई थी उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि जैसे मैं आपको बता सकूं कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं एक कंडक्टर के अंदर में। फिर हम लोगों ने अपने अजम्पशन की बात करी, मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन पॉजिटिव है। ये ऐसे रूम के अंदर मोटर लगा के छोड़ दी, ये घूम घाम रहे हैं और लास्ट में क्या हो रहा है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। और ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन। आगे बढ़ने पर मैंने क्या बोला कि भैया जब इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लगाया था उस पर लगता है फोर्स। अब हम लोगों ने देखा कि भैया इनिशियली उसका जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही थी वो 0 निकल के आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे लगाया शुरू में, ऐसे लो एक साइड से प्लस क्यू चार्ज एक साइड से माइनस क्यू चार्ज लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। तो उसके कारण क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है मीन फ्री पाथ या लैम्बडा, और इस टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। इसे क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। यहां पर जो इसमें ये इधर चला है मतलब कुछ तो कुछ वेलोसिटी आई होगी, जिस वेलोसिटी से ये इधर में सरकते हैं उसे बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आगे आई रही है। दूसरा, अब यहां पर वो इनिशियली एवरेज वेलोसिटी 0 थी, तो वो 0 से यहां तक पहुंच रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया होगा, ये एक्सेलरेशन QE अपॉन m आया। अब इस एक्सेलरेशन के बाद में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, E टाउ अपॉन m, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ आगे बढ़े, यहां से हमने बोला भैया ये सर के, तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस यदि कवर करी है तो भैया डेल्टा एक्स बराबर आ गया VD इंटू डेल्टा टी। मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम n मान लिया, तो जो टोटल चार्ज कैरियर वो आएंगे कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू वी। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो करंट पढ़ना है ना, तो करंट तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी चीजें करी। यहां से हम लोगों के पास में आया भैया करंट का मतलब चार्ज अपॉन टाइम, तो डेल्टा Q बराबर पहले लिख लिया चार्ज लिख लिया N इंटू E, तो डिवाइड बाय डेल्टा टी किया, वेलोसिटी के अंदर में सॉरी फॉर्मूले के अंदर में एडजस्ट किया, और VD का फॉर्मूला EE अपॉन, सॉरी ये तो पहले निकाल लिया था, इसका क्या किया फिर, ओके हाँ, VD की वैल्यू उठा के यहां पर पुट करी। तो जब पुट करी तो इसके बाद में आपके पास में एवरेज करंट का ये फॉर्मूला निकल के आया। उसके बाद में हमने क्या बोला कि यार ये कहानी तो थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद में खत्म हो सकती है, तो इस कहानी को आगे बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी, और इस V वोल्ट की बैटरी के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, वो बिल्कुल उतने के ही बराबर है। और वो कितने के बराबर है वो कैसे पता लगेगा, तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर V बाई L, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, तो V इज द वोल्ट ऑफ बैटरी। तो ये लगाने से हमारे पास में कुछ चीजें बनी, हमने इतना को समझ लिया और थोड़ा सा साइड में रख दिया कि बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड करी, यहां पर एरिया से डिवाइड किया, ये कुछ तो भी एडजस्टमेंट किया, यहां पर करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला निकाल लिया।
करंट डेंसिटी में पहले ही पढ़ चुका था, बस यहां पर एक फॉर्मूला आया। मैंने बस यहां पर थोड़ी देर के लिए बोला कि यार ये सिग्मा है, जिसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोला जाता है, लेकिन ये आगे पढ़ना है, ठीक है। आगे गए हम लोग, तो ये आई का एडजस्टमेंट किया, ई की जगह वी बाई एल रिप्लेस किया, वी बाई आई बराबर एम बाई एम एल, ये फॉर्मूला निकल के आया। और मैंने क्या बोला कि ओम्स लॉ से मैं जानता हूं वी बराबर आई आर, तो वी बाई आई बराबर क्या होता है आर, दैट इज अ कांस्टेंट। तो ये जो सारा बड़ा फॉर्मूला बन रहा है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर बराबर ये फॉर्मूला आ गया। मैं दूसरी बात जानता हूं आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, जो हमारा पड़ा हुआ है। तो ये वाली जो चीज है डेफिनेटली क्या होगी, रो के इक्विवेलेंट होगी। अब रो के इक्विवेलेंट है तो रो का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट ओम मीटर है, तो इसको मैंने फॉर्मूला में एम ये डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी मैंने डिफाइन की, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो भैया यहां पर आपका सिग्मा का फॉर्मूला निकल के आ गया। लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिफाइन किया जाता है, मोबिलिटी डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला वगैरह पुट किया, सॉल्व किया, तो म्यू का आंसर आया ई टाउ अपॉन एम। मोबिलिटी जो है वो आपकी इस पर डिपेंडेंसी नहीं दिखाती है, किस पर, बैटरी पर या इलेक्ट्रिक फील्ड पर। क्लियर है। सो ये है हमारा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है, डिस्कस किया है। अब यहां से हमारे पास में कुछ चीजें जो आती हैं वो अगले पॉइंट पर हम लोग आने वाले अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.